हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग गॉस-लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे। मतलब गॉस-लॉ का जो उपयोग है उसको हम लोग किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। टोटल 4 टॉपिक है इसमें और ये चारों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस-लॉ को देखे थे। अगर आप अभी तक गॉस-लॉ को नहीं देखे हैं तो पहले गॉस-लॉ को देख ले, फिर उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे। अगर गॉस-लॉ अगर आप नहीं समझे हुए हैं फिर इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप गॉस-लॉ को देख ले, फिर उसके बाद इस टॉपिक को आप देखेंगे। तो इसमें टोटल 4 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज हमारा एक लाइन के अलोंग, एक लाइन पे हमारा चार्ज आवेश फैला हुआ हो, इसके कारण किसी भी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसका मान कितना होगा और हम लोग कैसे निकालेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे देंगे गॉस नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस-लॉ, और फिर उसके अंदर सब हेडिंग दे देंगे। मतलब इसके अंदर हम लोग टोटल 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा किसी अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग दे देंगे। क्या हेडिंग देंगे? किसी अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं इसको फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ आप लोग भी फिगर बनाएंगे। उम्मीद है आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे। किसी अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम लोग एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं। एक हम लोग तार ले लेते हैं, सीधा तार, जो क्या है अनंत लंबाई का है। एक्चुअली में ये अनंत लंबाई बनाना तो काफ़ी मुश्किल है। हम लोग अनंत लंबाई का मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का तार है और इस पर आवेश कुछ इस तरह से फैला हुआ है, पूर्णतः आवेशित है ये। अब इसके कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मान लीजिए कोई P पॉइंट पर हमको निकालना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हमको निकालना है P पॉइंट पर। ठीक है, अब इस स्थिति में पहले इसको समझने से पहले हमको एक टर्म जानना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ को हम लोग जब समझे रहेंगे तभी इस चीज़ को समझने में सुविधा होगी। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने गॉसीय पृष्ठ को थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया था, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहले गॉसीय पृष्ठ, जिसके अंदर आप लोग हेडिंग देंगे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ पहले हेडिंग देंगे, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको समझेंगे। उसके बाद ही बाकी ये जो 4 इसमें इस तरह का हमारा टोटल 4 टॉपिक है, वो चारों टॉपिक हम लोग समझ पाएंगे। तो गॉसीय पृष्ठ क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ को ध्यान में लाते हैं। कूलॉम का जो नियम है वो सिर्फ 2 आवेशों के बीच लगता है। 2 आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उसको हम लोग कूलॉम के नियम से एक्सप्लेन करते हैं। जब बहुत सारा आवेश हो, हम लोग के पास 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, मतलब ये n नंबर ऑफ चार्जेस जब हम लोग के पास हो, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज हो, इतना चार्ज हो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग किस चीज़ के हेल्प से निकालते हैं? अनंत आवेशों के बीच लगने वाले बल के हेल्प से, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से उसको हम लोग निकालते हैं। या फिर जो टॉपिक आप पढ़े थे बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल, उसकी सहायता से हम लोग निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अभी फिगर बनाए थे, एक लंबा सा तार पे क्या था, अनंत चार्ज था। इस पर चार्ज का, इस पर जो आवेश है, आवेश का संख्या क्या है, अनंत है। तो इस पे ना तो हम लोग कूलॉम का नियम लगा सकते हैं और ना ही इस पे हम लोग बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लगा सकते हैं। तो इस स्थिति में जब हमारा इस तरह का स्थिति हो जहाँ पे हम लोग ना तो कूलॉम का नियम लगा सकते हैं, नहीं तो बहुल आवेशों के बीच का बल लगा सकते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। और जो गॉसियन सरफेस है वो हमारा ऐसा होना चाहिए, जो हमारा चार्ज फैला हुआ है, जो हमारा आवेश फैला हुआ है, उस आवेश को चारों तरफ से ढक सके, इसको चारों तरफ से ढक सके। हम लोग एक ऐसा सतह लेने का कोशिश करेंगे हमेशा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बेलन ले ले तो ये जो हमारा आवेश फैला हुआ है, इस आवेश को चारों तरफ से ढक लेगा, है ना। तो ये जो हमारा सतह है, ये हमारा सतह जो बेलन है, इसको हम लोग गॉसीय पृष्ठ बोलेंगे, गॉसीय सतह बोलेंगे, है ना। तो इसको आप लोग मेरे साथ लिखना चालू कीजिए। जहाँ पर
कूलॉम का नियम एवं बहुल आवेशों के बीच बल नहीं ज्ञात किया जा सकता हो वहाँ हम लोग किसी पृष्ठ पर, किसी सतह बोलिए या पृष्ठ बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी सतह पर फैले हुए आवेश के चारों तरफ एक सतह लेते हैं या पृष्ठ लेते हैं। वह गॉसीय सतह या गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। वह गॉसीय सतह या गॉसीय पृष्ठ बोलिए, सतह बोलिए, कहलाता है। ठीक है, गॉसीय सतह को हमको ऐसे ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़े, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेश हो, जहाँ पे ना तो हम लोग कूलॉम का नियम लगा सकते हैं, ना तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक गॉसीय पृष्ठ लेंगे और वैसा पृष्ठ होगा जो क्या करेगा, जितना भी हमारा आवेश है उसको चारों तरफ से वो कवर करेगा, उसको चारों तरफ से ढक लेगा। उम्मीद है आप इसको नोट कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो फटाक से इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग देखेंगे। उम्मीद है गॉसीय पृष्ठ आप लोग समझ चुके हैं। एक ऐसा पृष्ठ जो किसी भी आवेश जो हमारा फैला हुआ है उस आवेश को चारों तरफ से क्या करेगा, उसको कवर करेगा, उसको चारों तरफ से ढकेगा। उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ बोलेंगे। और उसका ज़रूरत हम लोग को कब पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग ना तो 2 चार्ज हो, ना फिर काउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज हो, ना तो 5 को 10 को 20 को 50 को इस तरह से चार्ज हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज हो, अनंत चार्ज हो, अनंत आवेश हो, वहाँ पे हम लोग गॉसीय पृष्ठ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो फिगर बना रहे थे वो फिगर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, एक अनंत लंबाई का तार लेना है जिसपे क्या है, आवेश हमारा फैला हुआ हो। धन आवेश या ऋण आवेश आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग धन आवेश ही लेकर चलते हैं। अब इस धन आवेश जो फैला हुआ है, मान लीजिए इस तार का नाम कुछ YY डैश है। इस YY डैश तार पर यहाँ से कुछ R दूरी पर, यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ के बीच की दूरी R है। इस R दूरी पर P पॉइंट पर, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, R दूरी पर ये P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गॉसीय सरफेस लेंगे, गॉसीय सतह लेंगे, गॉसीय पृष्ठ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश बहुत ज़्यादा है, अनंत आवेश है। और चूंकि अनंत आवेश है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो कूलॉम का नियम अप्लाई करेंगे, ना ही बहुल आवेशों के बीच बल वाला नियम अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमको निकालना है, जिस बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से हम लोग गॉसीय सतह लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसीय सतह ले लेंगे। जितना लंबाई इधर उतना ही लंबाई इधर। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा कुछ दृश्य है। ये हमारा मान लीजिए कि आवेश इस पर फैला हुआ है और इसके चारों तरफ हम लोग इस तरह का सतह ले रहे हैं, गॉसीय सतह। मतलब चारों तरफ से गोल सा सतह ले रहे हैं ना, ये आवेश जो है इसको ढक के रखेगा। ठीक, अब ये जो है हमारा क्या है, कुछ इस तरह का स्थिति है। इसको हम लोग ऐसे कवर कर देंगे, ये हमारा ऐसा कुछ बेलन जैसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से R बिंदु, R दूरी पर हमको निकालना है। R बिंदु, R दूरी पर P पॉइंट है, P पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अब जो है यहाँ से बहुत सारा विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा होगा इस आवेश के कारण। इधर 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 चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। अब यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखा इस P बिंदु से पार करते हुए ऐसे जा रहा है, इस विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग कुछ E नाम दे देते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है।
और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है जहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा पार कर रही है वो क्या है, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है जिसको हम लोग कुछ ds मान लेते हैं। अगर आप गॉस का नियम लास्ट क्लास नहीं किए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले आप उसको देखिए उसके बाद ये क्लास कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा सा एरिया है, छोटा सा क्षेत्रफल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ds ले लेंगे। और ds लेने का हमारा मकसद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है इस क्षेत्रफल सदिश को हम लोग ds से सूचित करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एक अनंत लंबाई का तार yy डैश लेते हैं जिस पर आवेश Q फैला हुआ है, यह अनंत लंबाई का तार लिया जिस पर आवेश Q फैला हुआ है, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश वितरण, और उसमें फिर हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग लैम्बडा से सूचित करेंगे, है ना। इसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्बडा है। इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्बडा है, ठीक। इसके चारों तरफ एक r त्रिज्या की बेलन गौसीय सतह के रूप में लेते हैं। अब इसके चारों तरफ जो है r त्रिज्या का एक बेलन हम लोग गौसीय सतह के रूप में लेते हैं। अब ये जो हमारा तार है वहाँ से हमको क्या करना है, तार से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ से ये जो हमारा तार का लंबाई है, इस तार से r दूरी पर P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलिए फिर अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं, विद्युत फ्लक्स, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स के कारण जो यहाँ पर मान होगा P बिंदु पर, वो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है उससे फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई सदिश डॉट ds सदिश। किसके कारण, ये पूरा जो हमारा आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो चारों तरफ निकल रही है तो क्या पैदा कर रही होगी, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ई डॉट ds फाई बराबर। अच्छा, अब गॉस के नियम से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा, जहाँ पर थीटा हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है दोनों के बीच का कोण है।
थीटा। तो थीटा हमारे कितने हैं, जिधर विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है उधर ही हमारा एरिया वेक्टर भी जा रही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसमें अगर हम लोग 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। बस हम लोग के पास यही बचेगा ई। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू हमारा आ गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर ई डॉट डी एस। तो इस कंडीशन में जो हमारा ई है वो कांस्टेंट टर्म है, चूँकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा q का जो मान है वो कुछ फिक्स है, 2 कूलम 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान फिक्स है 9 गुना 10 के पावर 9। और r जो है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वो भी फिक्स है 2 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है एकदम फिक्स है। इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा सिर्फ ds। अब ds का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ds हमारा क्या है छोटा सा क्षेत्रफल है यहाँ पे। तो अगर इस सतह पूरे सतह का क्षेत्रफल हम लोग लेना चाहेंगे तो पूरे सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। हम लोग जानते हैं बेलन के पूरे सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो ऊंचाई है इसको हम लोग कुछ l मान लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी l है, तो हम लोग इसका जो सतह क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच के बदले l, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ई गुना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल है वो क्या है बेलन का एक छोटा सा क्षेत्रफल है। तो बेलन का पूरा क्षेत्रफल अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या लिखेंगे, पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरा क्षेत्रफल लेना चाह रहे हैं तो ई गुना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फिर इसका मान हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई गुना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसके अनुसार गॉस के नियम के अनुसार फाई का मान क्या जानते हैं, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत जो हमारा फ्लक्स का मान है विद्युत फ्लक्स वो क्या होता है विद्युत फ्लक्स। गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई का मान है वो फाई बराबर क्या होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा में एप्सिलॉन नॉट। q हमारा क्या है जो आवेश इस पे फैला हुआ है वो आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो हमारा लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, वो लैम्डा बराबर क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है आवेश और आवेश के बट्टा में लंबाई। तो हमारा आवेश का मान है q और इसका जो लंबाई है वो लंबाई कितना है l। तो इस स्थिति में q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब फटाक से आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटाकर नीचे के कैलकुलेशन को ऊपर करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब फिर नीचे के कैलकुलेशन को हम लोग ऊपर देखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर क्या हो गया आवेश बट्टा में लंबाई होता है। तो आवेश बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा l जो हमारा लंबाई है उससे इधर गुना हो जाएगा, मतलब लैम्डा गुना l, मतलब लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। अब q का मान हमारा क्या आ गया लैम्डा इंटू एल। अब ये जो लैम्डा इंटू एल है q का मान, इसको हम लोग इसमें रख सकते हैं q के बदले। तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा गुना एल बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 जो हमारा आया था और समीकरण 2 दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि बाईं तरफ हमारा फाई का मान सेम है, मतलब बाईं तरफ सेम है तो हम लोग दाहिनी तरफ भी सेम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 को बराबर जब हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 है हमारा ई गुना 2 पाई आर एल, ई गुना 2 पाई आर एल, और हमारा समीकरण 2 है
लैम्डा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडीशन में ई बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में है, नीचे आएगा तो फाइनली भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बाई 2πr_l गुणा एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा फाइनली। अब इस चीज़ को हम लोग नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 2πr_l गुणा एप्सिलॉन नॉट, एल से एल हमारा कैंसिल हो गया। अब ई इक्वल टू फाइनली हमारा क्या बचेगा लैम्डा बाई 2π और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट गुना आर। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया है यहाँ पर इस पी पॉइंट पर, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट गुना आर। या तो आप ऐसे देखेंगे या फिर कहीं कहीं पर यही चीज़ आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, 2 से ऊपर गुना कर देंगे और फिर 2 से नीचे गुना कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है कहीं कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा 2 लैम्डा बाई 4π एप्सिलॉन नॉट गुना आर। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको मालूम होता है 9 गुना 10 के पावर 9, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू डालकर हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। अगर 1/4π एप्सिलॉन नॉट का नहीं वैल्यू पता हो तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान डालकर भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको फटाक से नोट कर लीजिए।